In the continuation, today's topic is Riemann integration. Riemann sum we have already studied in our last lecture. This is Riemann integration now. So in this section, we shall introduce the concept of Riemann integral of real valued function f defined on the interval ab and discuss functions which are Riemann integrable. In what follows, all functions considered will be bounded functions. तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, बस सिर्फ इतना कहा है कि हम रीमन इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं, उसका कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं ओवर द फंक्शन एफ एंड गिवन इंटरवल इज ए टू बी. द डेफिनेशन, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल है भी या नहीं. तो उसके लिए डेफिनेशन 5 है. डेफिनेशन 5 इज ए फंक्शन एफ ए बी टू आर इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबल on AB if there exists a number L belongs to R such that corresponding to each epsilon greater than 0 there exists delta depends on epsilon greater than 0 satisfying Riemann sum minus L is less than epsilon for every tagged partition P cap of AB with norm of P is less than delta epsilon. वैसे ये डेफिनेशन 5 आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर एप्सिलॉन डेल्टा वाले पढ़े थे, तो लिमिट्स के लेक्चर, तो उन्हें फिर भी थोड़ा बहुत लगेगा कि जाना पहचाना है, अदरवाइज बाकी सबको नया लगेगा. इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जब सबसे पहले रीमन इंटीग्रेबल करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि एफ जो है रीमन इंटीग्रेबल है भी या नहीं. तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, एफ एक फंक्शन है ए बी टू आर. एफ एक फंक्शन है ए बी टू आर. ये रीमन इंटीग्रेबल कहा जाएगा अगर आपने रीमन सम निकाला. रीमन सम मतलब एस, ठीक है, एस एफ पी के नाम से इन्होंने लिखा है, एस एफ पी माइनस एप्सिलॉन, सॉरी क्या था, माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन P of AB, for every partition P, for every partition P. ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जो भी आपका रीमन सम है, आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो आप एक L ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि S माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल पार्टीशन P, सभी पार्टीशंस के लिए. ठीक है, ऐसे समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, बाकी उसमें समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, पढ़ के देखना डेफिनेशंस को हम भी. ठीक है ना, मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे मैंने वो कंसेप्ट आपको बताया था एप्सिलॉन डेल्टा वाला, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला, है ना, कि आप यहाँ पर ये कुछ भी एप्सिलॉन ले लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हो. तो वही चीज़ यहाँ पर है. उसके लिए पहले आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला चैप्टर एक बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको लिख भी कर रहा हूँ. इन सच ए नंबर एल एग्जिस्ट फॉर एफ इट इज डिफाइंड एज ए रीमन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए. इन दिस केस we write L is equal to integral a to b f o L is equal to integral a to b fx dx. The function f is
called the integrand and AB is called the bound of the integral, with A being the lower bound, B being the अपर बाउंड। तो इसमें सिर्फ इतना कहा है कि अगर f इंटीग्रेबल है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, वो आप सभी लोग जानते हो। It should be understood that any letter from x can be used in the expression so as it does not cause any ambiguity। चाहते इम्पोर्टेंट आएगा तो ये थ्योरम वन, इफ f इज रीमन इंटीग्रेबल, f बिलोंग्स टू आर ए बी अगर इन्होंने कह दिया तो दैट मीन्स f इज रीमन इंटीग्रेबल, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, इन्होंने अगर ये बोल दिया, इस तरीके से कहीं लिख दिया f belongs to रीमन इंटीग्रेबल, आर f belongs to आर ए बी, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि f इज रीमन इंटीग्रेबल। किसी को कोई डाउट है इसमें, रीमन इंटीग्रेबल क्या होता है? बेटा बातें करो मुझसे, जब भी आप समझ पाओगे। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया। तो सेकंड थर्ड किसकी, सेकंड किसकी थर्ड? बेटा ये बी एम टी सी 133 कोर्स है, इसकी 15 क्लासेस अक्टूबर में हो चुकी हैं, उसके बाद अब ये दूसरा सेशन चल रहा है। इस यूनिट से पहले की सारी यूनिट्स मैं पिछली 15 क्लासेस में करा चुका हूँ। अब ये रीमन इंटीग्रेबल फोर्थ यूनिट आपकी चल रही है, मतलब फोर्थ ब्लॉक आपका चल रहा है, फोर्थ या फिफ्थ ब्लॉक। ठीक है, जो कल से स्टार्ट हुई। डाल दी बेटा, लिंक आपका व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया। जी बिल्कुल पड़ी हुई है। तो आगे हम लोग करते हैं। तो ये थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर f रीमन इंटीग्रेबल है देन इंटीग्रल ऑफ f कैन बी फाइंड आउट एंड इट विल बी यूनिक। ओके, तो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो यूनिक होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये रख देते हो 1 से 3, और रिजल्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस तरीके से कि यहाँ पर आ रहा है आपका x-2 to the power -1 है। नहीं -1 नहीं, आप -2 ले लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे, x-2 to the power -1 और लिमिट 0 to 3, तो दिस विल बी -1 अपॉन x-2 0 to 3। तो आप यहाँ देख रहे हो क्लियरली कि लिमिट आपकी 0 to 3 है और 1 to 3 है, 1 to 3 है, और 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है 2 पर, तो ये फंक्शन भी रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा 1 to 2 प्लस 2 to 3। इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, थ्योरम में थ्योरम कहती है कि f रीमन इंटीग्रेबल है तो f का इंटीग्रल फाइंड आउट किया जा सकता है और जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके दो आंसर एग्जिस्ट करते हो। देखो इस एग्जांपल में क्या दिया है, देखते हैं। शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन ऑन ए बी इज रीमन इंटीग्रेबल एंड फाइंड इट्स इंटीग्रल।
ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इन्होंने हमें दे दिया। तो थोड़ा देखो ये टफ तो होता ही है। कोशिश करते हैं समझाने की, आप भी कोशिश कीजिएगा समझने की। तो इन्होंने दे दिया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन से मतलब क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 बोल दो, एफ एक्स इक्वल टू 5, कुछ भी एक्स की हर वैल्यू के लिए एफ की सिर्फ एक वैल्यू। तो पहले हमें शो करना है कि एफ जो है रीमन इंटीग्रेबल है, उसके बाद उसका इंटीग्रल। तो देखो कैसे दिया, कंसीडर ए कांस्टेंट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 5, कुछ भी, फिक्स फिक्स है, कांस्टेंट है अल्फा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, where alpha belongs to R is fixed. Then for any tagged partition P xi minus 1 xi ti, आप सभी लोग जानते हो ये P कैप क्या लिखा है, I इक्वल टू 1 to n of AB, we have f of ti is equal to alpha, f of ti is equal to alpha for all I is equal to 1 to n and hence, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर ये S हमने क्या निकाला, रीमन सम। रीमन सम याद करो कैसे निकालते थे, ठीक है, सम यहाँ एफ एक्स एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 एफ ऑफ टी आई। एफ ऑफ टी आई की वैल्यू क्या है, अल्फा। यहाँ फिर आई इक्वल टू 1 to n रख दिया, और इस तरीके से आपके पास आ गया रीमन सम आ गया अल्फा इंटू एक्स एन माइनस एक्स नोट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ। समझ में आया, एक एक लाइन देखो। एक्स एन माइनस एक्स नोट कैसा है, देखो यहाँ पर ये एक्स एन माइनस 1 लिखा है, माइनस का, बोलो, ठीक है। यहाँ पर प्लस एक्स एन माइनस 1 लिखा है, इससे ये कट गया। इसी तरह आगे माइनस एक्स एन माइनस 2 प्लस एक्स एन माइनस 2, इससे ये कट गया। इसी तरह आगे के सब कटते चले जाए, तो ये बचेगा। और पूछिए। देखो बेटा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको 100% क्लैरिटी क्वेश्चंस की मैथमेटिक्स में नहीं होगी। आप सभी लोग क्वेश्चन, क्या रियल कोर्स के प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मुझे नहीं पता बेटा, वो आप अपने ग्रुप में आप आपस में डिसाइड कीजिए, उसके बारे में नहीं मैं। और बताइए, एनी अदर क्वेरी आप लोग को, किसे, कौन सा फैक्टोरियल मेथड? फैक्टोरियल मेथड कोई नहीं होता, ऐसा कोई मेथड नहीं है, कौन सा है मुझे बताइए, बोलिए। नहीं, क्या परेशानी आ रही है आप मुझसे वो बताइए। सेकेंड से थर्ड लाइन, चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ लिखा है अल्फा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 2 प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 3, यही तो लिखा हुआ है, डॉट 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 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स 4, ठीक है, प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स नॉट। अब आप देखो, इससे ये कट हो रहा है, यस और नो, इससे ये कट हो रहा है। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कट हो जाएगी। इसी तरह इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, ये माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1,
इसी तरह यहाँ कोई टर्म होगी वो x5 को कट कर देगी, तो बाकी यहाँ पर बचेगा अल्फा इंटू एक्स एन माइनस एक्स नॉट। अब क्लियर हो गया? ठीक है, और बताइए, कोई और क्वेरी पूछिए। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर रीमन सम निकाल दिया। आगे देखो, अल्फा इंटू एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन की वैल्यू आप जानते हो बी है, एक्स नॉट की ए है, तो अल्फा इंटू बी माइनस ए। Hence, for any epsilon greater than 0, we can choose delta is equal to 1. So, norm of p cap is less than delta, then Riemann sum minus alpha into b minus a is less than epsilon. Since it is true for every epsilon, we conclude that L is equal to alpha b minus a and f belongs to Riemann integrable. Hence, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने सबसे पहले रीमन सम निकाला। रीमन सम जो आपका निकल के आया वो आपका आ गया अल्फा इंटू बी माइनस ए। ठीक, इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ लिखना है। ठीक है, फिर हम कह देंगे ये लिखने के बाद कि एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, वो रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, एंड देन हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि एफ रीमन इंटीग्रेबल है, तो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। फिर उसने क्या कहा, देन इंटीग्रेट एफ, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जो आपने यहाँ पर रीमन सम निकाला वो होता है अल्फा इंटू बी माइनस ए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात जितना मैंने आपको बताया? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ बीच में क्या लिखना है। तो यहाँ बीच में सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है जो आपको वहाँ पर रीमन इंटीग्रेबल की डेफिनेशन दी गई है ऊपर वही। For any epsilon greater than 0, we can choose delta. So, norm of p cap less than delta, then difference between Riemann sum and L. L लिखा था वहाँ पर ऊपर, और L की जगह आप क्या लिखोगे हमेशा, रीमन सम। जो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे रीमन सम वो यहाँ लिख दोगे, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन बहुत बुरी बला है। ये एप्सिलॉन डेल्टा एक ऐसी चीज है जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट पड़ती है समझ में। या इसका मतलब क्या कहा गया है, इसका मतलब ये कहा गया है कि जैसे मैं आपको जनरल लाइफ से समझाता हूँ, एप्सिलॉन अगर मैं ये कह दूँ कि आपको इग्नू का कोर्स पास करना है, ठीक है, तो आप अब डेल्टा फाइंड आउट कर लोगे, चाहे आप कोचिंग करो, चाहे आप क्लास अटेंड करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोई और मेथड लगाओ, वट एवर यू वांट। ठीक है, आप उसको पास कर दो। समझ में आ गई बात? तो मैंने एक एप्सिलॉन आपको ऐसा दे दिया, तो बस वही है। अब इसका मतलब क्या है, अब मैथमेटिक्स में आते हैं। मैंने अगर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 कह दिया, तो आप किसी तरीके से डेल्टा फाइंड आउट कर लोगे, जो कुछ भी हो सकता है। मान लो 1/4 आपने निकाल लिया, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू 5 दे दिया, तो आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हो 1/17, कि हमारी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। अब इधर आते हैं, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने ये क्या करा, मैंने आपको एप्सिलॉन दे दिया कोई, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। क्या करना है उसमें, याद करो, रीमन सम। ठीक है, मैं इसको आर से किससे डिनोट किया हुआ, एस से किया हुआ है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। रीमन सम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए whenever norm of p cap is less than delta। ये है ना डेफिनेशन? हम्म, ठीक है।
तो अब हमने ये क्या कहा, एप्सिलॉन जो है मैंने आपको दे दिया, तो आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट करके दिखाना। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए पहले इस चीज़ को यहाँ समझने से पहले आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तब आपको वो यहाँ चीज़ समझ में आएगी। नहीं, क्वेश्चन में एप्सिलॉन, जी, आपको खुद वो डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, डिसाइड आपको डेल्टा करना होगा, एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे यहाँ पर आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करी 1, ठीक है। आप इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड आउट करना इस पोजीशन पे आसान नहीं है, तो आप सिर्फ इतना लिखना जो मैं बोलने वाला हूँ एग्जाम में। हेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज डेल्टा so that norm of p cap is less than delta, then s minus alpha into b minus a less than epsilon, ठीक है। समझ में आ गया? 1 गायब कर दिया मैंने, 0 गायब कर दिया, आगे आएगा। इस चीज़ का आंसर आपको आगे मिलेगा। ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। देखो क्यों नहीं होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़। जो हम रीमन सम निकालते हैं, जैसे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ये आपका कर्व है ना, ये, हाँ, ये पूरा एरिया, हाँ, तो वही डिफरेंस, जी वही डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन आपका पास आ जाता है कि प्रूफ करो कि वो रीमन इंटीग्रेबल है और उसका इंटीग्रल निकालो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीमन सम निकालना है। रीमन सम निकालने के बाद, रीमन सम आप निकाल लोगे, रीमन सम निकालने के बाद बस ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लिख देनी है। कौन से वाली, डेफिनेशन नंबर 5, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 5 आपको एज इट इज लिख देनी है बस। यहाँ क्या करना है, एल लिखा है, एल की जगह रीमन सम जो आपने निकाला वो यहाँ लिख दोगे। समझ में आ गई ना बात? बस इतना आप कर देना, और बस उससे फिर उसके बाद आप लिख दोगे, यही तो था, हाँ। फिर उसके बाद आप यहाँ लिख देना कि एफ इज इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल, और फिर ये साइन बना के नीचे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल्फा इंटू बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वरना इसी पे एक ही क्वेश्चन में पूरा पीरियड निकल जाएगा। देखो, ये कंसीडर आवर ओपनिंग एग्जांपल जी 0 to 3 आर डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 0 to 1 3 फ्रॉम 1 to 3, so that f is Riemann integrable and find is integral। तो सबसे पहले वही करेंगे, रीमन सम निकालेंगे, फिर डेफिनेशन 5 लिखेंगे, एंड देन रीमन सम को इंटीग्रल 0 to 3 जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारा रीमन इंटीग्रल आया होगा रीमन सम वो लिख देंगे। देखो, रीमन सम की वही डेफिनेशन, एस जी पी कैप इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n जी ऑफ टी आई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। अब क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो दो पार्ट्स में, 0 to 3 इंटरवल है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 to 1 और 1 to 3, तो हमारा रीमन सम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, 0 to 1 एंड 1 to 3। ठीक है, जिसको इन्होंने एस जी पी कैप को ब्रेक कर दिया, एस जी पी वन कैप और एस जी पी टू कैप, इक्वेशन नंबर 4। आप इस सब को छोड़ो, आप अपने हिसाब से करना। ठीक है ना, आप कैसे करोगे इसको, वही है, यहाँ पर रख दोगे आई इक्वल टू 1 to n, तो क्या बचेगा आपका फाइनली यहाँ, तो पहले की तरह एक्स एन माइनस एक्स नॉट
यानी 1 - 0 यानी 1 बचेगा। ठीक है। और जिसको समझ में ना आए पूछते रहना, मैं लिख करके बता दूंगा आपको। और जी ऑफ टी आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बताओ। कोई तो बताओ। नहीं है पता तो फिर पूछो, ये लो। जब इंटरवल आपका 0 to, ये पहला जो सम है वो, नहीं पहला जो सम है आपका ये वाला, इसमें इंटरवल हमने क्या लिया है? वेरी गुड, 0 to 1। 0 to 1 में x की वैल्यू हम कुछ भी लें, यानी टी आई किसको बिलोंग करता है? 0 to 1। और जी ऑफ टी आई क्या होगा? जी ऑफ एक्स क्या है 0 to 1 के बीच में? यहाँ देख, 2। तो जी ऑफ टी आई की वैल्यू क्या होगी? 2। क्यों? क्योंकि टी आई बिलोंग्स टू 0 to 1। समझ में आया? तो इधर हो गया 2 into 1, इधर हो जाएगा। अभी पहले पहले सम पे आओ, पहले सम का आंसर आ गया हमारा 2। अब दूसरे सम पे आते हैं। दूसरे सम पे जी ऑफ टी आई 3 हो गया, और इधर क्या आएगा? 3 - 1, यानी कि 2। तो ये हो गया 6। तो 2 + 6 = 8 हो गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो इन्होंने बुक में जो किया हुआ है उसको सब छोड़ दीजिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आपका रीमन सम आ गया 8। ठीक है। 8 आने के बाद आप बस वही डेफिनेशन से वो एग्जाम्पल डेफिनेशन नंबर 5 लिख देंगे, और फिर फाइनली कह देंगे इट इज़ इंटीग्रेबल। और दिस इज, ये देखो यहाँ आंसर अपने आप ही हुआ है, इंटीग्रल 0 to 3 g = 8। अगर आप ओपन बुक एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो ओपन बुक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें से लिख ही दोगे। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिपीट कर दे। देखो, रिपीट करने से ज़्यादा आसान है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बताओ आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई? बोलो। समझ में नहीं आया ना? अभी अपना माइक ऑन ही रखो, और देखो, समझो, मेरे बात करूँगा आपसे। ये इस लाइन से ये दो इंटीग्रल कैसे हुए, ये समझ में आ गया? बोलो। नहीं आया? इसमें ये जो, जहाँ पर मेरा माउस है यहाँ पर लिखा है जी ऑफ टी आई xi - xi - 1। इस केस में हमारा इंटरवल क्या था, बता सकते हो? इंटरवल 0 से 3। वेरी गुड। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 0 से 3 में ये किस पे ब्रेक हो रहा है? 1 पर। तो हमने क्या करा, 0 से 3 वाले इंटरवल को हमने ब्रेक कर दिया 0 से 1 और 1 to 3। तो पहले वाला सम के लिए इंटरवल है 0 to 1, दूसरे वाले सम के लिए इंटरवल है 1 to 3। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि x 0 to 1 के बीच में पड़ रहा है, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अब पहले वाले सम में आप देखो, अगर आपका टी आई, ये देखो लिख रहा है टी आई बिलोंग्स टू 0 to 1, तो जी ऑफ टी आई की वैल्यू क्या होगी? 2। समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से टी आई बिलोंग्स, दूसरे सम में टी आई बिलोंग्स टू 1 to 3, तो जी ऑफ टी आई की वैल्यू क्या होगी दूसरे सम में? 3। ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, यहाँ लिखा है xi - xi - 1। जब आपने इसको ऊपर सॉल्व किया था, मैंने करके भी दिखाया था, तो यहाँ क्या आया था? xn - x0, सब कट कुटा गया। xn मतलब b - a। अब यहाँ इंटरवल क्या है? 0 to 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 - 0 यानी कि 1। तो 2 into 1 प्लस 3 into, अगेन यहाँ वही होगा b - a। तो यहाँ क्या होगा? इंटरवल क्या है हमारा? 1 to 3, तो यहाँ 2 आ गया। तो ये 6 और ये 2, तो =8 आ गया। समझ में आ गई बात अब? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए फिर आगे।
आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है। अब ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको खुद। एच एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही कर रहे करेगा तो हो जाएगा। देखो रीमन इंटीग्रेशन है तो है ही टफ, तो कोई तो है। सबसे इक्वल ही आता है, 100 नंबर का होता है तो 20 नंबर के आने चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, ट्राई मारना, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछना। थ्योरम 2, आगे थ्योरम पे आते हैं। लेफ्ट लेट एफ इज इक्वल टू 0 टू बी टेंड्स टू आर बी इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल, ये आपको गिवन है। देन फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन Pn of AB with the limit n tends to infinity, norm of Pn is equal to 0, and for any associated sequence of tag Tn we have। देखो अब इसमें ये मेन चीज दी है इन्होंने, बेसिकली क्या चीज है ये है कि जो आप निकालते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अभी तक हमने क्या किया था, ऊपर रीमन सम निकाला था आपने, पी जो भी नाम दिया हुआ है आपके यहाँ पर, एफ पी एन, एफ पी एन कैप, ठीक है, ये हम रख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव हम लगाएंगे, और फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रीमन इंटीग्रेबल होगा, वो हमारा आंसर होगा। ये लिख रहा, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एस एफ पी एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस पर देखो क्वेश्चन, जनरली ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो रीमन सम निकालने को आएगा आपके पास, या फिर ये इस टाइप करेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स is Riemann integrable on 0 to 1, then show that integral of 0 to 1 x dx is equal to half। तो आपको सिर्फ रीमन सम निकालना है। रीमन सम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पार्टीशन चाहिए, ठीक है। लेट अस कंसीडर द पार्टीशन आई अपॉन एन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो 0 to 1 इंटरवल था उसमें हमने पार्टीशन बना दिया, 0 to n, 1 अपॉन n, फिर 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, n माइनस वन अपॉन एन, और n अपॉन एन यानी कि 1। तो ये पार्टीशन बना दिया, यानी कि क्या कर दिया, i अपॉन एन, ये पार्टीशन हमारा बन गया। वही चीज़ है, पी एन इज इक्वल टू आई अपॉन एन, वेयर आई इज इक्वल टू 0 टू एन, एंड टैग टैग क्या लिया, आई अपॉन एन, वाई आई इज इक्वल टू 1 टू एन। देन वी हैव रीमन सम इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन अपॉन टू एन स्क्वायर। ये कैसे रिम निकालना है वो आप लोग जानते ही हो, उसी तरीके से 1 माइनस जीरो और इसका सम, जैसे अब तक निकालते आए हो वही हमारा रीमन सम। तो रीमन सम क्या आया निकल के,
हमारा रीमन सम निकल के आया एन स्क्वायर प्लस 2n अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रीमन सम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी लिमिट ले देते हैं n टेंस टू इन्फिनेटिव एस। तो ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस 2 अपॉन n अपॉन 2n स्क्वायर, इससे ये कट हो गया तो दिस विल बी n टेंस टू इन्फिनेटिव रख दिया तो 1/2। और यही हमारा इंटीग्रल होगा 0 to 1 x dx। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। बता रहा हूँ। क्यों लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ देखो ये डेफिनेशन लिखी है, थ्योरम लिखी है। थ्योरम में इसमें लिखा है कि अगर आप निकालना चाहते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आपको रीमन सम लेकर उसका एन टेंस टू इन्फिनिटिव करना पड़ेगा, तब आप ये इंटीग्रल निकाल सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटिव लेते हैं और जो हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? और कुछ समझ में आया? अब एक्स्ट्रा सुनो, ये तो हो गई बुक की नॉलेज। अब एक्स्ट्रा नॉलेज, अब ध्यान से समझना। एक ये चीज़ है, सपोज करो यही हमारा था कर्व, इसको मैंने दो रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने बना दिया ये ये, ये इस पे जल गया और इसको नीचे से करा तो ये, तो हमारा जो एरिया निकल के आया वो ये आया। कब? जब हमने दो कितने पार्टीशन करे, दो पार्टीशन करे, और ये हमारी एरर रह गई। अब मैं इसकी जगह इसी कर्व का 4 पार्टीशन करता हूँ या ज़्यादा पार्टीशन करता हूँ, तो ये मैंने इसके ज़्यादा पार्टीशन कर दिए। ठीक है, तो इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे यहाँ आया, इससे यहाँ आया और इससे यहाँ आया। अब हमने कवर कौन सा कर दिया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो एरर है, ये एरर ज़्यादा होगी, ये प्लस दिस एरर, दिस एरर, दिस एंड दिस, इन सब की एरर्स को अगर आप इसकी एरर निकालोगे, मैंने इसको E2 कह दिया, और इसकी एरर निकालोगे ये E1 होगी, तो हमेशा E1 इज ग्रेटर देन E2 होगी। मानते हो इस बात को? नहीं? ठीक है, तो बस वही है। ये पार्टीशन क्या है, एन एन किसको डिनोट करता है, पार्टीशन को डिनोट करता है। अगर मैं ये रेक्टेंगल इन्फिनिटिव बना दूं इसके अंदर, अभी मैंने सिर्फ दो थे, दो के 5 बनाए हैं, और मैंने अगर यहाँ इनफाइनाइट इंटीग्रल बना दूं, तो जो हमारी एरर है वो अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल हो जाएगी। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगी, अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल हो जाएगी, कहीं कहीं पे एग्जैक्ट भी हो जाएगी। वही यहाँ कंसेप्ट लिया गया है कि अगर रीमन सम निकाल के हम n टेंस टू इन्फिनिटिव कर दे, मीन्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या इनफाइनाइट कर दें, तो हमारी एरर मिनिमाइज हो जाएगी। दैट मीन रीमन इंटीग्रल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई क्वेरी? ठीक है।
तो यही है, आगे भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। रिमार्क 3, remember that the theorem will help you to compute the value of the Riemann integral of a function if and only if we assume that f is Riemann integral, obviously। ठीक है, E3 निकालो, E4 निकाल, मतलब ये देखना जो भी है करके। ठीक है, तो ये वो कंसेप्ट था। आगे क्राइटेरिया ऑफ रीमन इंटीग्रेबल। तो मैंने आपको बताया जनरली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक रीमन सम निकालने को और एक ये रीमन इंटीग्रल निकालने को बाय द हेल्प ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। बाकी कोई क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ये देखो कुछ अब एडमिट हो रहे हैं, अब आ रहे हैं 9:45 बजे। चलिए आगे, क्राइटेरिया फॉर रीमन इंटीग्रेबिलिटी। ये क्या कहते हैं? In this section, we shall discuss two criteria for Riemann integrability. These criteria will help us to decide on the existence of Riemann integrability of a given function. It does not tell us the value of the integral. We shall first prove a theorem which is powerful tool for showing the existence. It is reasonable to try to check the Riemann integrable of a given function without guessing the value of its integral, which may or may not exist. The following theorem on the Cauchy criteria is a powerful tool in the context. ठीक है, थ्योरम 3, Cauchy criteria for integrity. A function f a b to r belongs to Riemann integrable if and only if for every epsilon greater than 0 there exists eta greater than 0 such that if p cap and q cap are an exact partition of AB with norm of P is less than eta, norm of Q is less than eta, then Riemann sum over the partition P and Riemann sum over the partition Q is less than epsilon। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या लिखा है, वो ये लिखा है कि कोई भी फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कहा जाएगा अगर आप उसके दो पार्टीशन लेते हैं और उन दो पार्टीशन के रेस्पेक्ट में रीमन सम निकालते हैं तो उनका जो रीमन सम का डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मोटे तौर पे आप यही समझ लो इसको कि दो ही पार्टीशन निकालेंगे तो उनसे जो हमें रीमन सम निकलेगा उनका डिफरेंस जो होगा वो बहुत कम होगा। अभी तो वही चीज तो है, ये यहाँ जो हमने किया। अब आप इस, हाँ, इसका आप रीमन निकालोगे, सपोज 5 आया, इसका रीमन निकालोगे वो क्या आएगा, 5.5 आएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा 5 माइनस 5.5, दिस विल बी 0.5, वो लेस देन एप्सिलॉन। बाकी देखो, मैं बताया ना, अब यहाँ नॉर्म ऑफ पी कैप लेस देन ईटा भी लिखा है, नॉर्म ऑफ क्यू कैप लेस देन ईटा भी लिखा है। ईटा का मैंने आपको जिक्र नहीं किया कि आसान कंसेप्ट नहीं है, मतलब बहुत है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। हम्म। हम्म। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। क्राइटेरिया कुछ नहीं, क्राइटेरिया ये है कि कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कहा जाएगा अगर कोई भी हम दो पार्टीशन लें, उन पार्टीशन के रेस्पेक्ट में दो डिफरेंट रीमन सम हमारे निकलेंगे तो उन रीमन सम का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होगा। रीमन सम, नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है।
देखो इसमें नहीं, छोटी मतलब जो एप्सिलॉन लिखा है तो एप्सिलॉन की वैल्यू जनरली जनरली 1.2 लेस देन 1 ही होती है, लेकिन 100% लेस देन 1 होगी इसकी गारंटी कुछ नहीं होती, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस थ्योरम में लिखा है, ये रहा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन की आप कुछ भी वैल्यू दोगे, आप एक ऐसा ईटा फाइंड आउट कर सकते हो कि डिफरेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू आप 10 भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेस देन 1 ही हो। हाँ, इसको बोलते ऐसा ही है कि उनका डिफरेंस बहुत छोटा होगा। ये थोड़ा सा ये है थोड़ा सा इसमें एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन में, है ना, बोला ऐसे जाता है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। जी नहीं, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहे ले सकते हो, बट उसी के रेस्पेक्ट में आपको ईटा फाइंड आउट करना हो। तो वो बहुत डीप नॉलेज। खैर, हम अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, लेट g 0 to 3 to r be defined by gx is equal to 2 from 0 to 1 3 1 to 3। पुराना एग्जांपल हमारा, यूजिंग यूजिंग कोची क्राइटेरिया शो दैट दिस एग्जिस्ट। तो वही हमें कोची क्राइटेरिया देखते हैं में क्या दिया है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखते हैं। तो काफ़ी टफ हो जाएगा ये एप्सिलॉन डेल्टा जहाँ भी आते हैं ना, वो प्रॉब्लम करते ही करते हैं। बस आप लोग वही करो, ठीक है। रीमन इंटीग्रल सम निकालो एंड टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस करो, ये फिर से बाउंडेड थ्योरम। इतना तो ये रेगुलर वाले भी नहीं पढ़ते जितना तुम लोग पढ़ते हो। एन अनबाउंडेड फंक्शन कैन नॉट बी रीमन इंटीग्रेबल। तो कॉरोलरी है, कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन जो होगा वो रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। बस ये थ्योरम व्योरम तो सब छोड़ दो, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम्म, टेंस टू इन्फिनिटी तो अलग मैटर हो गया ना, अनबाउंडेड अलग मैटर मैटर हो गया। अब जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन, यहाँ तो ये बाउंडेड हो गया ना, यहाँ देखो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 5 होगा। अब मैं आपको अगर ऐसा दे दूँ एक ग्राफ कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ तक जा रहा है, यानी कि आपको इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी तो एक्स डी एक्स दे दूँ, आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? समझे? एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? ये एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ये इस तरह ग्राफ बनेगा, 1 से स्टार्ट हुआ, ये सारा का एरिया है आगे तक का। तो आप नहीं निकल सकते। हाँ जी, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट ही क्या था हमारे पास, देखूँ इसको समझाने लायक है क्या। जो आपका मन करे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
बस यही है। ठीक है, तो इसमें मेनली रेगुलर में हम लोग तो ये क्वेश्चन डालते थे, रीमन इंटीग्रेशन वाला, वो रीमन इंटेंस टू इन्फिनिटी वाला डालते थे, और रीमन सम निकालने वाला डालते थे। बस, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप बताओ, कोई और क्वेरी है आप लोगों की तो मुझसे पूछो। और कल का लेक्चर का टाइमिंग अभी बताते हैं। और पहले आप क्वेरी बताइए, कोई क्वेरी है आप लोगों की?